ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे इसरो के नाम से बेहतर तरीके से जाना जाता है। और यहाँ से आपके लिए परमानेंट पोजीशन आई है असिस्टेंट, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, अपर डिवीज़न क्लर्क एंड स्टेनोग्राफर। और इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कैसे आपका इसमें सिलेक्शन होगा। और सिलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्टेनोग्राफर की इतनी कम स्पीड किसी और एग्जाम में नहीं मांगते जितनी इसमें मांगी है। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है, समझ लीजिए, इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, इस पोस्ट पर बैठने के लिए, क्योंकि स्टेनोग्राफर एक अच्छी पोस्ट है ना। तो जानते हैं इसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कि क्या क्या कैसे कैसे रहने वाला है सब कुछ। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो पोस्ट का नाम मैंने आपको बता ही दिया है, बता भी दिया कि इसरो से आई है। बाकी आगे चलते हैं कि इसमें कितनी वैकेंसीज किस पोस्ट के लिए आई हुई हैं। तो सब, और हाँ, इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये ऑल ओवर इंडिया के बेस पर इसमें आपका सिलेक्शन है, यानी इंडिया में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, कहीं भी। मतलब ये जोन इन्होंने दिए हुए हैं यहाँ पर, उसको हम देखेंगे कि किस जोन में कितनी वैकेंसी आई है। ठीक है, तो चलिए पहले बात कर लेते हैं अहमदाबाद। अच्छा, पहली पोस्ट का नाम है असिस्टेंट और ये जोन है आपका अहमदाबाद। इसमें 27 पोस्ट हैं, आपकी वैकेंसीज हैं। तो उसमें से अनरिजर्व के लिए 10 हैं और ओबीसी के लिए 6 हैं, एससी के लिए 2 हैं, एसटी के लिए 7 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 हैं। ठीक है, बेंगलुरु के जोन में 26 वैकेंसी हैं, सेम पोस्ट के लिए 14 आपकी अनरिजर्व के लिए, 3 ओबीसी के लिए, 3 एससी के लिए, 5 एसटी के लिए और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए। फिर नेक्स्ट आपकी हासन, इसमें 13 वैकेंसी है टोटल, 7 आपकी अनरिजर्व के लिए है। ठीक है, बाकी एससी के लिए 2 हैं, एसटी के लिए 1 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है। महेंद्रगिरी के जोन में भी 7 वैकेंसी आई हैं, 4 अनरिजर्व के लिए, 1 ओबीसी के लिए, 2 एससी के लिए। और आगे बढ़े तो न्यू दिल्ली में वैकेंसी 1 है जो कि आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए है। ठीक है, वैकेंसीज इज आइडेंटिफाइड फॉर फिलिंग अप एट IIRF देहरादून। तो इसमें थोड़ा सा ये पॉइंट है। फिर नेक्स्ट जो जोन है श्रीहरिकोटा का, इसमें जो 32 वैकेंसी है उसमें से 8 अनरिजर्व के लिए, 6 ओबीसी के लिए, 9 एससी के लिए, 3 एसटी के लिए और 6 ईडब्ल्यूएस के लिए है। तो वैकेंसीज का नंबर काफ़ी अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट जोन आपका तिरुवनंतपुरम है और 6 वैकेंसी है, इसमें 4 आपकी अनरिजर्व के लिए है, 1 आपकी एससी के लिए है और 1 आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं तो टोटल इसमें कितनी वैकेंसी है असिस्टेंट में, 113 वैकेंसी है। ठीक है, अच्छा खासा नंबर है। फिर नेक्स्ट है जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट। इसमें जो जोन है अहमदाबाद का, इसमें 21 वैकेंसी है, 21 में से 11 अनरिजर्व के लिए, 4 ओबीसी के लिए, 1 एससी के लिए, 3 एसटी के लिए और 2 ईडब्ल्यूएस के लिए है। नेक्स्ट है बेंगलुरु का जोन, 19 वैकेंसी है, 12 अनरिजर्व के लिए, 3 ओबीसी के लिए, 2 एससी के लिए, 1 एसटी के लिए और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए। नेक्स्ट है हसन, 2 वैकेंसी है, दोनों ही अनरिजर्व के लिए। हैदराबाद में 2 वैकेंसी है, दोनों ही अनरिजर्व के लिए। महेंद्रगिरी में 2 वैकेंसी है, दोनों ही अनरिजर्व के लिए। श्रीहरिकोटा में 14 वैकेंसी है, 9 अनरिजर्व के लिए, 1 ओबीसी के लिए, 2 एससी के लिए, 1 एसटी के लिए और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो अच्छा, इसमें टोटल कितने वैकेंसी है इस पोस्ट के लिए, 81। एक जोन रह गया इसमें तिरुवनंतपुरम, 21 वैकेंसी इसमें, 12 अनरिजर्व के लिए, 3 ओबीसी के लिए, 3 एससी के लिए और 3 ईडब्ल्यूएस के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इस पोस्ट के लिए, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 81 है। नेक्स्ट है आपका अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट। बेंगलुरु के डिवीजन या आपका जोन में इसमें क्या है पोस्टिंग होनी है या वहाँ से वैकेंसी है। 22 वैकेंसी है, 8 अनरिजर्व के लिए, 5 ओबीसी के लिए, 4 एससी के लिए, 2 एसटी के लिए और 3 ईडब्ल्यूएस के लिए। नेक्स्ट स्टेनोग्राफर की ये पोस्ट है, बेंगलुरु का ही जोन है। 10 वैकेंसी है, 8 आपकी ओबीसी के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस सॉरी 8 आपकी अनरिजर्व के लिए है, 1 आपकी ओबीसी के लिए है और 1 आपकी एसटी के लिए है। ठीक है, इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इस वैकेंसी को। सॉरी, ये बैकग्राउंड की नॉइज़ के लिए बहुत यहाँ पर डिस्टर्बेंस है। तो अच्छा, कहाँ पर थे हम? हाँ, तो 10 वैकेंसी हैं स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए और जोन आपका बेंगलुरु है। और 10 में से 8 अनरिजर्व के लिए है, 1 ओबीसी के लिए है और 1 आपकी एससी के लिए वैकेंसी है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज़। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, असिस्टेंट फॉर फिलिंग अप एट ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो जो असिस्टेंट की पोस्ट है अहमदाबाद में, उसमें टोटल नंबर वैकेंसी 11 है, 5 आपकी अनरिजर्व के लिए, 3 आपकी ओबीसी के लिए, 2 एससी के लिए और 2 एससी के लिए नहीं है, 2 एसटी के लिए है और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए है ना। फिर नेक्स्ट है श्रीहरिकोटा का जोन, 3 वैकेंसी है, 2 अनरिजर्व के लिए है और 1 आपकी एससी के लिए है। और तिरुवनंतपुरम का नेक्स्ट जो आपका ये जोन है, इसमें 3 वैकेंसी है, 2 अनरिजर्व के लिए, 1 ओबीसी के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें 17 है। और जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की बात करें, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में आपका इसमें क्या होगा, पोस्टिंग होगी। तो इसमें टोटल वैकेंसी 1 है, जोन आपका कौन सा रहने वाला है, अहमदाबाद, और ये अनरिजर्व के लिए वैकेंसी है ना। फिर नेक्स्ट आते हैं, तो ये वैकेंसीज की डिटेल हो गई है फिनिश। अब इसमें आते हैं हम इस पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस पर। अगर एक्सपीरियंस चाहिए तो, वैसे चाहिए नहीं। तो चलिए देखते हैं पोस्ट नंबर आपकी 1, 3 एंड 5, जिसमें असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट आती है। इसमें आपसे क्या मांगा है, ग्रेजुएशन मांगी है 60% मार्क्स के साथ। ठीक है, और CGPA ऑफ 6.32 होना चाहिए। तो 60% होना चाहिए ग्रेजुएशन में, अगर CGPA दिया है तो वो 6.32 होना चाहिए 10 में से। ठीक है, और किसी भी डिसिप्लिन में आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए विद ए प्री रिक्विजिट कंडीशन दैट ग्रेजुएशन शुड हैव बीन कंप्लीटेड विद इन द स्टिपुलेटेड ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। यानी 3 साल में ही कंप्लीट हो जानी चाहिए आपकी ग्रेजुएशन,
आपके कोई बैक वगैरह नहीं होनी चाहिए। साथ में प्रोफिशिएंसी इन द यूज़ ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर आपको आना ही आना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो आपका पोस्ट नंबर है 2, 4 एंड 6, जिसमें कि जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट आती है, स्टेनोग्राफर की पोस्ट आती है, ठीक है। तो इसमें आपसे क्या मांगा है, आपसे मांगा है इसमें ग्रेजुएशन सेम 60% मार्क्स के साथ, अगर CGPA मिला है तो 6.32 होना चाहिए, या फिर आपने डिप्लोमा किया हो कमर्शियल या सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस में विद मिनिमम 60% मार्क्स या CGPA विद 6.32, ठीक है। और वही विद इन द टाइम आपकी ये कंप्लीट हो जानी चाहिए, क्या जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है। बाकी 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है एज स्टेनोटाइपिस्ट या स्टेनोग्राफर, तो इसमें आपका एक एक्सपीरियंस मांगा है। और साथ में क्या मांगा है, स्पीड मांगी है आपसे 60 वर्ड पर मिनट की इन इंग्लिश स्टेनोग्राफर। तो मैंने आपसे कहा था ये बात कि इतनी कम स्पीड किसी भी एग्जाम में परमानेंट पोस्ट में खासकर नहीं मांगते हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए तो प्लीज़ लिख दीजिएगा ज़रूर, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है, और ऑर्गेनाइजेशन भी काफ़ी क्या है, रेप्यूटेड है, जाना माना है, इसमें आपको बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा, तो ज़रूर अप्लाई करिएगा। और साथ में एक प्रोफिशिएंसी इन द यूज़ ऑफ कंप्यूटर आनी चाहिए। तो अगर आपने ग्रेजुएशन करी है तो आपको कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप अपना डिप्लोमा के बेस पर अप्लाई करने जा रहे हैं तो उस केस में आपको एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। बाकी स्टेनोग्राफी की स्पीड तो चाहिए कंपलसरी है ये, है ना। अब ये बात तो आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब और देखते हैं कि ये क्या कह रहा है नोटिफिकेशन, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने भी जो भी इस पोस्ट के लिए, जो स्टेनोग्राफी की पोस्ट है, स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, अगर वो इस पोस्ट के लिए डिप्लोमा के बेस पर अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन द केस ऑफ कैंडिडेट विद डिप्लोमा इन कमर्शियल प्रैक्टिसेस, ठीक है, ये डिप्लोमा इन कमर्शियल एंड कंप्यूटर प्रैक्टिस, द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इशूड बाय द बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर द नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 will also be considered as equivalent to 1 year experience as स्टेनोटाइपिस्ट स्टेनोग्राफर। तो जो भी डिप्लोमा के बेस पर भरने जा रहे हैं उन्होंने अगर अप्रेंटिसशिप का क्या ले रखा है, सर्टिफिकेट ले रखा है, जो कि BOAT द्वारा इशू किया गया है। BOAT मतलब बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, इसके द्वारा क्या किया गया है, इशू किया गया है। और ये इशू किया गया है अंडर नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, जो कि अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अंडर हो। तो उनका ये जो सर्टिफिकेट है वो कंसिडर किया जाएगा 1 साल के एक्सपीरियंस के रूप में, और ये 1 साल का एक्सपीरियंस आपका एज स्टेनोटाइपिस्ट या स्टेनोग्राफर के रूप में काउंट होगा। तो समझ गए होंगे आप इस चीज़ को। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, नहीं तो हमारा एक डेडिकेटेडली टेलीग्राम चैनल है जो कि बनाया ही गया है कैंडिडेट्स के लिए विद इन टाइम, सॉरी जो एक होता है ना कि टाइमली आपके रिप्लाईज़ के लिए, कि आपको टाइमली रिप्लाई दिया जाएगा हमारी ओर से, कोई भी डिले नहीं किया जाएगा। तो आप ही के लिए वो बनाया गया है। अगर कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन में थोड़ा डिले हो सकता है रिप्लाई में, इसलिए आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर आप विदाउट एनी फीस मुझसे जुड़ सकते हैं और मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं आप सीधा, और इसमें जान लेते हैं कि आपकी एज लिमिट क्या है। तो 28 साल है एज ऑन 16 अगस्त 2026, और कंसेशन दिया जाएगा या छूट दी जाएगी कैटेगरीज को। तो OBC के लिए 31 साल तक वो भर सकते हैं, और SC/ST 33 साल तक भर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको बता दिया मैंने। बाकी क्या है इसमें, एप्लीकेशन फ़ीस भी है कि उसमें आपको कितनी फ़ीस देनी है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है आपको। तो इसमें आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है, ठीक है, और फीस भी आपको इसमें अप्लाई ऑनलाइन ही करनी है। लास्ट डेट क्या है इसकी, 16 अगस्त 2026 ही है, ठीक है, और ऑनलाइन आपको इसमें अप्लाई करना है। बाकी एप्लीकेशन फ़ीस अभी हम देख लेते हैं, ये रही, है ना। तो देयर इज़ एन एप्लीकेशन फ़ी ऑफ 100 रुपीज़ फॉर ऑल द पोस्ट, हाउएवर इनिशियली ऑल द कैंडिडेट हैव टू यूनिफॉर्मली पे 500 रुपीज़ पर एप्लीकेशन एज प्रोसेसिंग फ़ी। तो ये सिंपल कह रहे हैं कि 500 रुपये की आपकी फ़ीस लगेगी, है ना। तो फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क इसरो एंड ऑटोनोमस बॉडीज़, ठीक है, इसमें आपको 500 रुपये की फ़ीस देनी है। और साथ में जो जूनियर असिस्टेंट है, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट या स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है उसमें 500 रुपये की फ़ीस लगेगी। और जो असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क और ये जूनियर पर्सनल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, ये आपकी 1000 रुपये की फ़ीस लगेगी। हाँ, तो इसमें आपकी फ़ीस का थोड़ा इन्होंने झमेला कर रखा है, अच्छा खासा सा, है ना। तो 500 तो आपको प्रोसेसिंग फ़ी के रूप में देनी है, बाकी 100 रुपये आपको देनी है। तो इन्होंने फ़ीस पता नहीं क्या सिस्टम करा है, यहाँ पे 500 रुपये लिखा हुआ है, बाकी 100 रुपये, और यहाँ पे 1000 रुपये लिखा हुआ है। तो जब आप फॉर्म भरेंगे ना तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपको फ़ीस एक्चुअली देनी कितनी है ना, क्योंकि थोड़ा सा इन्होंने कन्फ्यूजन सा बना दिया है। सभी में इसरो एंड ऑटोनोमस बॉडी लिख दिया है कि पता ही नहीं चल पा रहा कि ये जोन वाइज है या कैसे है। तो जब आप भरेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बाकी जहाँ तक है 500 रुपये से ज़्यादा फ़ीस आपकी लगने वाली है ना। अच्छा, रिफ़ंड भी मिलेगा वैसे फ़ीस का, अगर आप मतलब एक शर्त पर देंगे ये, अगर आप जो है
अपीयर करते हैं रिटन टेस्ट में सीबीटी में, है ना, तो उस केस में आपका ये रिफंड दे देंगे। तो अच्छी बात है ये, क्योंकि फीस तो ढंग से उन्होंने बताई नहीं है, देखिए समझ रहे होंगे आप भी। अब आगे चलते हैं, इसमें थोड़ा सा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन और सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। तो रिटन टेस्ट आपका 38 वेन्यूज़ में होने वाला है, ये सारे हैं, दिल्ली भी इंक्लूडेड है, बाकी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ के भी आपके सिटीज़ और सेंटर्स हैं, ठीक है। अब आते हैं जो पोस्ट नंबर है 1, 3 एंड 5, उनके लिए रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, और बाकी जो पोस्ट नंबर है उनको भी देखेंगे हम। जो 1, 3, 5 का आपका ये पोस्ट नंबर है उसमें आपका रिटन टेस्ट होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 150 मिनट का ये आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। और सिलेबी एंड पैटर्न ऑफ रिटन टेस्ट एनेक्स 1 में दिया गया है, तो उसको भी हम नीचे देखेंगे, उसे आप ध्यान से देख लेना, है ना। बाकी क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर लें तो जो 50% मार्क्स आपको लाने हैं इन पार्ट ए, बी, सी एंड डी और अनरिजर्व कैटेगरी, और बाकी जो दूसरी कैटेगरी है उनको 40% लाने हैं, है ना। तो जो आपका पैटर्न है वो भी नीचे दिया गया है, उसे हम देख लेंगे। बाकी दूसरा जो पोस्ट नंबर है 2, 4, 6, उसमें भी 150 मिनट 150 मिनट का पेपर होगा, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और नीचे भी हम पैटर्न देख लेंगे। बाकी 50% लाने हैं आपको अगर आप अनरिजर्व्ड हैं और पार्ट ए, बी, सी में। बाकी अगर आप अदर कैटेगरी के हैं तो 40% लाने हैं। स्किल टेस्ट आपका होने वाला है दोनों ही केसेस में, और बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट इन द रेशियो ऑफ 1:5। तो एक वैकेंसी के लिए 5 बच्चे बुलाने वाले हैं और कैटेगरी वाइज बुलाएंगे विद मिनिमम ऑफ 10 कैंडिडेट फॉर रिजर्व वैकेंसी वगैरह, ये सब इन्होंने चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं अब और देख लेते हैं कि इसमें आपका जो स्किल टेस्ट है उसका कैसे इन्होंने चीज़ें दी हुई हैं। तो इसमें कह रहा है कि सिलेबस एंड पैटर्न ऑफ स्किल टेस्ट जो है एनेक्स 4 में दिया गया है, और किस पोस्ट का है ये आपकी कौन सी पोस्ट है, 135 की पोस्ट के लिए। तो अभी हम उससे नीचे देख लेंगे कि क्या है। बाकी इसमें स्किल टेस्ट के लिए जो पासिंग क्राइटेरियन है वो 60% है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और 50% है आपकी रिजर्व कैटेगरी के लिए, है ना। और क्या है, इनसफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर एम्पैनलमेंट के लिए इसमें क्या कह रहा है कि सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर एम्पैनलमेंट डू नॉट क्वालिफाई द स्किल टेस्ट, देन एडिशनल कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट इन द रेशियो ऑफ 1:5 टू द एक्सटेंट ऑफ सच शॉर्ट फॉल। तो वही है, बच्चे अगर क्वालिफाई नहीं कर पाते तो उस केस की बात कर रहे हैं। बाकी इसमें काफ़ी बच्चे आ सकते हैं और क्वालिफाई तो डेफिनेटली बहुत मतलब कंपटीशन होगा इसमें, है ना। इतना भी कंपटीशन नहीं होगा कंपेयर टू अदर एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो हल्का फुल्का से ले, इतना भी हल्का नहीं और इतना भी भारी नहीं, मीडियम लेवल का होने वाला है। तो जो नेक्स्ट है आपकी 2, 4, 6 नंबर वाली पोस्ट, इसमें स्किल टेस्ट आपका होगा, वही 1:5 के रेशियो में बुलाए जाएंगे बच्चे। स्किल टेस्ट आपका किस किस का होने वाला है, कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट और स्टेनोग्राफी का टेस्ट, है ना। बाकी इसका सिलेबस स्किल टेस्ट अभी हम एनेक्स 4 में देखने वाले हैं। और क्या पैटर्न क्या है स्किल टेस्ट का, वो एनेक्स 5 में इन्होंने दिया गया है, और क्राइटेरिया क्या है वो इन्होंने नीचे बताया है। तो कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट के केस में 60% लाने हैं को, 50% लाने हैं अदर कैटेगरीज को। और जो इसमें स्टेनोग्राफी का टेस्ट है उसमें 10% मिस्टेक जो है मैक्सिमम अनरिजर्व के लिए अलाउड है, और 12% मिस्टेक जो है रिजर्व कैटेगरी के लिए माफ़ी लायक है ना। फिर आगे चलें तो वही 1:5 का रेशियो है, शॉर्टफॉल के केस में एम्पैनलमेंट होगा, एटसेट्रा इन्होंने दिया है। फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स स्कोर्ड इन द रिटन टेस्ट फ्रॉम अलॉन्ग विद द कैंडिडेट हु क्वालिफाई द स्किल टेस्ट। तो स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करने वालों की ही जो है सिलेक्शन लिया जाएगा, मतलब उनको जो है क्या किया जाएगा, जो अच्छा स्कोर करेंगे रिटन टेस्ट में उनका जो है सिलेक्शन लेंगे, और स्किल टेस्ट भी ऑब्वियसली क्वालिफाई आपको करना ही है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। इन द इवेंट ऑफ द टाई के केस में वही है, जिनकी ज़्यादा एज वगैरह होती है उनको ही लेते हैं वैसे, और कुछ कहा है तो हम देख लेते हैं अभी, है ना। इन इवेंट ऑफ अ टाई इन रिटन टेस्ट मार्क द इंटर स्ट्रीम मेरिट ऑफ कैंडिडेट विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टाई ब्रेकर टू द अप्लाइड वन आफ्टर अदर ऑन नीड बेसिस। तो मार्क्स स्कोर्ड इन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी इन द रिटन टेस्ट एंड डेट ऑफ बर्थ, वही एज को जरूर कंसिडर करेंगे ये टाई ब्रेकिंग के केस में। और बाकी दूसरा क्या है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग को भी ये जरूर नापेंगे, है ना। तो मापेंगे कुछ भी कह सकते हैं आप। और ये आपकी इस वाली पोस्ट के लिए 135 के लिए, और 2, 4, 6 वाली पोस्ट के लिए इन्होंने क्या रखा हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज को इन्होंने कंसिडर किया है अगर टाई का केस होता है तो। आगे बढ़ते हैं अब। तो इसमें पे एंड अलाउंसेस आपका बेसिक पे 25,500 रुपये पर मंथ होगा, बाकी आपको टीए डीए ये सब जरूर दिया जाएगा, एचआरए वगैरह, तो सैलरी अच्छी मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है। अब आगे बात करते हैं और इसका एनेक्चर हम देख लेते हैं कि उसमें ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आगे इन्होंने एनेक्चर दिया गया है। यहाँ पर आ जाओ, एनेक्चर 2 है ये। तो पैटर्न बता रहे हैं असिस्टेंट या यूडीसी की पोस्ट के लिए क्या है, जनरल इंग्लिश आएगी, 50 क्वेश्चन 50 मार्क, मतलब हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन होंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी के भी 50 क्वेश्चन होंगे, और जनरल नॉलेज के भी 50 क्वेश्चन होंगे। 150 मिनट का पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है। ये आपका डिटेल सिलेबस है, इसे जांचिए परखिए और देखिए कहाँ पर आपकी कमियाँ रह गई हैं और उसको मजबूत कीजिए, है ना। फिर जो आपका जेपीए और स्टेनोग्राफी की पोस्ट है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन पूछेंगे 100 क्वेश्चन की, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पूछेंगे आपकी 50 क्वेश्चन की, और आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज पूछेंगे 50 क्वेश्चन की। 150 मिनट का पेपर होगा, वही 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, और सेम एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहने वाला है। बाकी ये डिटेल सिलेबस है। और आगे बढ़ते हैं, एनेक्चर 4 आ गया है आपका,
स्किल टेस्ट होगा ऑन कंप्यूटर फॉर असिस्टेंट यूडीसी जेपीएस स्टेनोग्राफर, ठीक है। उसका ये इन्होंने सिलेबस दिया है। एमएस वर्ड पूछा जाएगा 35 मार्क का, एमएस एक्सेल भी पूछा जाएगा 35 मार्क का, ठीक है। एमएस पावर पॉइंट पूछा जाएगा 30 मार्क का, ड्यूरेशन होगी 75 मिनट्स की। तो अच्छे से देख लीजिए आपको क्या क्या आपसे पूछा जाने वाला है। अगर हम डिस्कस करने लगे तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी और अननेसेसरीली जिनको नहीं चाहिए ये डिटेल्स उनके लिए भी दिक्कत वाली बात हो जाएगी ना। तो आप अपने आप से ज़रूर देख लीजिएगा कि इसमें कैसे कैसे क्या क्या आने वाला है, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग, है ना। स्टेनोग्राफी टेस्ट पर आए तो शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा आपका 300 वर्ड का होगा, 60 वर्ड पर मिनट की स्पीड्स होगा और टाइम 5 मिनट्स, ठीक है। पैसेज दिया जाएगा टू बी ट्रांसक्राइब ऑन कंप्यूटर पर आपको ट्रांसक्राइब करना है। टाइम दिया जाएगा 30 मिनट, ठीक है। और शॉर्ट हैंड डिक्टेशन वर्क होगी, स्ट्रोक्स नीड टू बी हैज़ पिटमेंस शॉर्ट हैंड, तो जो बुक आती है शॉर्ट हैंड की पिटमेंस की उसके अकॉर्डिंग आपका ये लेने वाले हैं टेस्ट, है ना। फेलिंग विद द ट्रांसक्रिप्ट विल नॉट बी रिलेटेड, तो आपको ये चीज़ ज़रूर करनी है। और क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्ट ऑफ स्टेनोग्राफी टेस्ट, फुल मिस्टेक्स वगैरह ये सब दिए गए हैं आपको, है ना। तो वो तो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें ये बोल रहे हैं फुल मिस्टेक का मतलब क्या है, हाफ मिस्टेक का मतलब क्या है, तो इतना अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। और जो भी कैंडिडेट अगर स्टेनोग्राफी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है थोड़ा। तो देखिएगा कि कैसे आपका इसमें एवोल्यूशन होने वाला है। तो जितनी हमारी जिम्मेदारी थी हमने आपको बता दी है सारी की सारी। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में ही। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। और भी ऐसी ही वीडियोस के लिए, जॉब्स की नोटिफिकेशन के लिए, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब अलर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बाय।